Hey guys, welcome back to Quanta and myself Viru sir, founder and director Quanta Institute, Jaipur. Guys, in this lecture I will discuss variational method of approximation in quantum mechanics. What? Variational method of approximation in quantum mechanics. और ये फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पर जो थ्योरेटिकल स्टफ है वो होगा इसका और एक क्वेश्चन भी होगा। तो एक एक कंसेप्ट को जो भी यहाँ पर है उसको क्लियरली समझेंगे, प्लस ये देखेंगे कि नेट में क्वेश्चन कैसा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, नेट जेस्ट गेट एक्सेट्रा में, फिर हमें किस वे में रिस्पॉन्ड करना है। क्लियर है? और ये सब करने से पहले, मतलब मूव करने से पहले एक बार देखें कि एक्चुअल में वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, व्हाट इज इट एक्चुअली। एक जस्ट एन ओवरव्यू, अभी पूरा मेथड नहीं लिखले जा रहे, जस्ट एक ओवरव्यू, मतलब है क्या, बकवास क्या चीज़ है ये, क्या मतलब है क्या। क्लियर है? तो जस्ट एन ओवरव्यू कि क्या चीज़ है ये, ओवरव्यू, व्हाट इज इट। सही है? तो देखो, by variational method of approximation we can estimate ground state energy for the systems for which we know the Hamiltonian but don't have knowledge of wave functions. So clear है? मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको वापस से समझाता हूँ एक बार अच्छे से सारी चीज़ें। तो the variational method of approximation, the variational method of approximation is by variational method of approximation we estimate ground state energy for the systems for which we know Hamiltonian but don't have knowledge of wave functions। वेव फंक्शन का नॉलेज ना हो बट हैमिल्टोनियन गिवन हो। सिचुएशन क्या है, एच गिवन होगा, ठीक है, और साई जो इसके आइगन फंक्शन होते हैं, जो वेव फंक्शन बोल रहे हैं वो पता नहीं है, अननोन है। ये नॉन है, गिवन मत बोलो इसको, नॉन है और ये अननोन है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, एक एस्टिमेट कर रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो, तो उसका लिखा हुआ है ऊपर ही। तो एक अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब लगभग ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। इक्वल का साइन नहीं है, अराउंड का साइन है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी अराउंड दिस वन। तो ये मेथड बताता है इस चीज़ को, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करता है ये। वेरी क्लियर है? और ये तो हो गया एक जस्ट ओवरव्यू कि है क्या। बट एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, समटाइम्स वी कैन फाइंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी and also second excited state energy and further, and also second excited state energy and further। तो कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि जस्ट ग्राउंड स्टेट ही नहीं, वैसे ऊपर मैंने लिखा कि एस्टिमेट करते हैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट को। एस्टिमेट का मतलब समझते हैं ना आप, और सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखा। But sometimes we can also find first excited state energy and also second excited and further excited states energy। तो एक तो यहाँ पर यही क्वेश्चन अराइज हो गया कि किस सिचुएशन में
आप ये चीज़ कर सकते हो, ये वाली चीज़ कब कर सकते हो, मतलब व्हेन यू कैन फाइंड, व्हेन यू कैन एस्टिमेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड फर्दर एंड दैट ऑफ फर्दर स्टेट्स, फर्दर एक्साइटेड स्टेट्स, बाकी स्टेट्स का भी कब फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं अभी करके चलता हूँ, और ये एक ओवरव्यू हो गया। अब मूव करते हैं आगे थोड़ी चीज़ों पे, पहले इसका आंसर देते हैं। तो ये कब कर सकते हो, ये कर सकते हो व्हेन पोटेंशियल V of x is even potential, when V of x potential, when potential V of x is even potential, then even, और ऐसे भी बोल सकता है, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्योंकि इवन पोटेंशियल जो भी होते हैं, इवन फंक्शंस जो भी होते हैं, वो सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होते हैं। तो व्हेन पोटेंशियल इज इवन फंक्शन या इवन पोटेंशियल और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, देन वी कैन एस्टिमेट एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स बाय वेरिएशनल मेथड। ठीक है, ये क्यों बोला मैंने, देखो क्यों बोला। एक्चुअल में एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे आप बहुत वाकिफ हो, और वो इवन पोटेंशियल है। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल क्या होता है, इवन पोटेंशियल, देख सकते हो। अगर आप ड्राइंग भी देखो तो ऐसे होता है, इस टाइप से होता है। ये y एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है पोटेंशियल, बिल्कुल है। तो इस पोटेंशियल के लिए आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ फर्दर स्टेट्स कैन आल्सो एस्टिमेटेड, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। अब एक ओवरव्यू तो हो गया, समझ में आ गया कि वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन एक्चुअल में है क्या। तो वापस से भी सुन ले एक बार। वी एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, EGS को एस्टिमेट करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जनरली ग्राउंड स्टेट एनर्जी करते हैं। तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट होता है ये इसके अभी नहीं करेंगे, फर्दर सेक्शंस में करेंगे, लेक्चर्स जो भी आगे आएंगे उनमें करेंगे। अभी सिर्फ फोकस होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे एस्टिमेट करते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक है। और एक और चीज़ लिखना है इसमें ओवरव्यू में, एक चीज़ और लिखना है, वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये जो भी पॉइंट है ना, बुलेट पॉइंट है, उनको हैशटैग से लिख लेना। ठीक है, तो एक आपको डिस्टिंक्शन हो जाएंगे कि ये बातें हुई है। ठीक है भाई, वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड ऑन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये एक खास बात है कि ये जो मेथड है वो किस पर बेस्ड है, वेरिएशनल प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो अब एक नया क्वेश्चन अराइज हो गया इसी बात से, और नया क्वेश्चन क्या अराइज हो गया कि व्हाट इज वेरिएशनल प्रिंसिपल। बिल्कुल क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल, क्योंकि ये मेथड इसके ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल प्रिंसिपल, या फिर मैं ऐसे बोलूं, वेरिएशनल प्रिंसिपल gives an upper bound
टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स एन अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? अपर बाउंड का मतलब होता है कि देखो पहले बोलता क्या है ना वो बता देता हूँ, रुक जाओ एक बार पूरा लिखने दो और उसके बाद में एक एक स्टेप यहाँ पे बता देंगे। वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स एन अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इट ग्राउंड स्टेट एनर्जी is less than or equal to expectation value of Hamiltonian आपको पता था ना, Hamiltonian in any normalized arbitrary state। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या बोल रही है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि EGS अकॉर्डिंग टू इट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस और इक्वल टू लेस देन लिखना, इज लेस देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करके चल रहा है, एनी नॉर्मलाइज्ड, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी स्टेट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी स्टेट हो उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू से लोअर होगी। तो यही तो अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब भी तो यही हुआ कि ये ऐसे बताता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इस वैल्यू से छोटी ही होगी। अपर बाउंड का मतलब सुनना, अपर बाउंड का मतलब है उससे छोटी होगी, उससे नीचे होगी, नीचे होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे बोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, can't be more than it, can't be more than it, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, विल बी लेस देन दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू से हमेशा लेस देन ही होगी। दिस इज वेरिएशनल प्रिंसिपल। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है साई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट। साई क्या है? एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट, एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना सारी चीजें, अभी देखो थ्योरेटिकल है, आपको पता है बिल्कुल ग्राउंड से उठाना पड़ेगा टॉपिक को, तो अभी बोर मत हो ना, बिल्कुल भी समझते रहो चीजों को, ठीक है। ये बहुत एक जो बात हो रही है ना वो काम आएगी आगे, ठीक है। वो आपका एक ग्राउंड है, बेसिस है जिसके आप ऊपर खड़े हो गए बाद में, ठीक है। तो दिस इज वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। दिस लाइन इज वेरिएशनल प्रिंसिपल, लैंग्वेज आपके सामने हो गया। अब वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है, या उससे पहले तुम चाहो तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट में इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू से नीचे कैसे हो सकता है, मतलब वेरिएशनल प्रिंसिपल का प्रूफ क्या है, ठीक है। तो एक बार वेरिएशनल प्रिंसिपल का प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद में मूव करेंगे वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन पर, ठीक है। तो पहले प्रूफ ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल। इसको हटा दूं मैं, प्रूफ ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज बोल रहा है। देखो सबसे पहले ये देखो कि H क्या है, हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है,
क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का मतलब है ये एक डायनामिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, मीन्स इट्स करस्पॉन्डिंग टू ए डायनामिकल वेरिएबल। और वेरिएबल का भी नाम क्या है? एनर्जी। एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। अब जो भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो हर्मिशियन होते हैं, हैंस इट्स हर्मिशियन ऑपरेटर। बिल्कुल सही बात है। और एक हर्मिशियन ऑपरेटर की एक और खासियत होती है, क्या? दो खासियत होती है कि आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, दूसरा जो आइगन फंक्शंस हैं वो आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोनॉर्मल एंड फॉर्म ए कंप्लीट सेट एक कंप्लीट सेट भी बनाते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उसको यहां समझो। मतलब ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन क्या होती है, पहले तो इसको समझ लो और फिर कंप्लीटनेस कंडीशन क्या होती है उसको समझो। ऑर्थोनॉर्मलिटी यहां समझो कि ऑर्थोनॉर्मलिटी का मतलब क्या है। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन का मतलब होता है कि साई एन विल बी डेल्टा एम एन। इसका मतलब ये है, देखो ये चीज कब 1 होगी, जब m इक्वल टू n हो, तब तो ये चीज 1 होगी, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये 0 होगा। ये है ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब खुद का खुद के साथ 1 और ऑर्थोगोनलिटी यानी कि दूसरे के साथ में 0। तो ये तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। कंप्लीटनेस कंडीशन क्या है? कंप्लीटनेस कंडीशन, और इसको बोलते हैं क्लोजर कंडीशन भी। आप अभी एक बार अच्छे से सुनते रहो बस, ठीक है। क्लोजर कंडीशन क्या होती है? ये होती है आपकी कि साई एम समेशन m इक्वल टू 1 to n जो भी है विल बी आई ऑपरेटर। दिस इज कंप्लीटनेस कंडीशन, ठीक है। और अब ये कंप्लीटनेस कंडीशन बोलती क्या है, मतलब क्या इम्प्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? तो देखो, बाय दिस कंडीशन, बाय कंप्लीटनेस कंडीशन या कंप्लीटनेस कंडीशन इंप्लाइज that an arbitrary wave function can be written as linear combination of eigenstates of हर्मिशियन ऑपरेटर। जो भी आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके आइगन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कोई भी आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन। देखना कैसे, कैसे होता है ये, चलते रहो, एक फ्लो में चलेगा सारा। मेरे पे जगह नहीं है, मेरे को मिटाना पड़ेगा ना, प्रूफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख सकते हैं हाउ, ये वाली चीज कैसे लिख सकते हैं? देखो लेट आप पे ना कोई साई है, ऐसे है, और आप इस साई को ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? भाई एक से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। वैसे भी ये आई ऑपरेटर इस पे लगता है तो यही देते हैं, ठीक है ना, उसके आइगन वैल्यू 1 है। अच्छा,
तो इस आई की जगह मैं इस कंप्लीटनेस कंडीशन को मतलब ये वाली चीज़ डाल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल डाल सकते हो। देखो साई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन m इक्वल टू 1 to n और साई m साई। देखो अच्छे से, ये तो चीज़ है, ये वाली चीज़ को मैं वहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया ये, और ये इन दोनों का पैचअप हो गया। ठीक है, अब देखो ये साई m क्या है, साई m है आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो भी हर्मिशन ऑपरेटर उसके आइगन स्टेट्स हैं। ठीक है, और लेट अपन है ना कुछ लेके चल लेते हैं, लेट 3 ही आइगन स्टेट है, लेट H ऑपरेटर हैव 3 आइगन स्टेट्स, 3 आइगन स्टेट्स, 3 आइगन स्टेट है। ऐसे देखो H ऑपरेटर है, साई 1 नाम भी दे देते हैं, साई 1 E1 साई 1, साई 2 E2 साई 2, E3 साई 3। ठीक है, एक चीज़ और, ये वो आइगन स्टेट है जिनकी हमको नॉलेज नहीं है बट एग्जिस्ट तो करती है ना, ये अननोन है, साई आई अननोन है अपने लिए अभी, अननोन फॉर अस, बट एग्जिस्ट तो करती है ना। और वैसे भी अभी तो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपने मुद्दे पे आया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट तो करती है, ये चीज़ होती तो है वहाँ पे। तो 3 स्टेट्स अगर मैं लेके चलूँ, मतलब m की वैल्यू 1 2 3 जाएगी। ठीक है, तो इस साई को क्या लिख सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो, साई को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। आप देखना कैसे, 1 2 3 डालो वहाँ पे, साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई 1 साई प्लस साई 2 वहाँ पे डालते रहो, साई 2 साई प्लस साई 3 साई। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक स्केलर नंबर है। ठीक है, इसको मैं A1 A2 कुछ भी बोल सकता हूँ, तो लेट A1 बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा A1 साई। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, उसको आप यहाँ के बजाय इधर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है, प्लस ये A2 है, इसको मैं A1 बोला, इसको A2 बोला, इसको A3 बोला, और इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो A2 साई 2 प्लस A3 साई 3। तो अभी देखो ये चीज़ क्या है, एक आर्बिट्रेरी स्टेट साई कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स या आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सही है या नहीं है, जो हर्मिशियन ऑपरेटर था हैमिल्टोनियन राइट नाउ, उसके स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखो, अब मामला शुरू होता है अपना प्रूफ का। अब बात करते हैं कि ये चीज क्या होगी साई स्टेट में, साई स्टेट में ये चीज क्या होगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रहे, यहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, E1 ग्राउंड स्टेट है, E2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और E3 क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे, ये चीज़ है ये। और अब बताओ ये क्या हो जाएगा, H साई को इंट्रोड्यूस करा दो इस वाले को, ब्रा बना के, ब्रा बनेगा तो ये हो जाएगा A1 स्टार, इन जनरल कॉम्प्लेक्स है, साई 1 ब्रा प्लस A2 स्टार साई 2 ब्रा प्लस A3 स्टार साई 3 ब्रा वेक्टर। सही है, ये हो गया H को मैं यहाँ लिख देता हूँ H, और वापस से साई, A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3। ठीक है, इस टाइप से माहौल है अभी। तो अब ये क्या हो जाएगा आगे,
देखो ये H इस पे ऑपरेट होएगा, H psi1 पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा E1 psi1, ठीक है। तो ये पहले वाली चीज़ ऐसे कैसे ही है, A1 स्टार psi1 प्लस A2 स्टार psi2 प्लस A3 स्टार psi3, या भी ऐसे ही है। इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ और इसके मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, इसके नीचे है ये। H अंदर ले गया मैं, यहाँ पर H psi1, H psi2, H psi3। H psi1 क्या देगा, E1 psi1, तो यहाँ हो जाएगा A1 E1 psi1 प्लस यहाँ हो जाएगा A2 E2 psi2 प्लस यहाँ पर ऑपरेट होगा तो A3 एंड E3 psi3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको हटा लो क्योंकि इसका काम तो हो ही गया, ठीक है। अभी इस वाली टर्म का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये वाली टर्म इसके साथ क्या देगी, A1 स्टार A1, तो ये देगी आपको A1 का स्क्वायर मोड का स्क्वायर, और psi1 भाई नॉर्मलाइज है स्टेट तो 1 हो जाएगा 1, और ये E1 बच जाएगा E1 प्लस psi1, देखो ये और ये चीज़ तो कांस्टेंट है, psi1 का psi2 के साथ होगा, और psi1 psi2 कितना होगा, psi1 psi2 0 होगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल स्टेट है, खुद का खुद के साथ 1 है, दूसरे अदर के साथ में 0 है, ठीक है, तो ये 0 देगा। इसका psi1 का psi3 के साथ होगा, वो भी 0 देगा, तो ये वाले का प्रोडक्ट इन सब के साथ में सिर्फ वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा, प्लस इसका इन तीनों के साथ होगा, psi2 का psi1, ये सब कांस्टेंट है, psi2 का psi1 के साथ 0, psi2 का psi2 के साथ बचेगा और वो जाएगा A2 कि मोड का स्क्वायर E2 प्लस psi2 का psi3 के साथ 0 होने वाला है, ठीक है। psi3 का सिमिलरली सिर्फ psi3 के साथ बचेगा, बाकी इन दो के साथ 0 हो जाएगा, तो A3 का मोड का स्क्वायर E3, ये चीज़ आया आपका, ये वाली चीज़ एक आर्बिट्रेरी स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज दिस थिंग, जहाँ पर E1 ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। और एक चीज़ और, सिंस psi इज नॉर्मलाइज्ड, बताया था ना कि नॉर्मलाइज होना चाहिए, ये नॉर्मलाइज्ड है, तो अगर आप ये करोगे psi इक्वल टू 1, ये चीज़ होगा, अगर नॉर्मलाइज है तो ये चीज़ होगा। और यहाँ से देखो psi आपको दिख रहा है, psi का खुद के साथ होगा तो ये आएगा A1 का मोड का स्क्वायर, A2 का मोड का स्क्वायर और A3 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट equation 1 and 2 you can conclude that EGS यानी कि E1, ठीक है, आप ऐसे E1 लिख दो, E1 इज लेस देन और इक्वल टू ये चीज़, होगा या नहीं होगा आप देखो, और इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो EGS इज लेस देन इक्वल टू ये चीज़। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिख दिया, देखो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बट अच्छे समझ नहीं आ रहा, फील नहीं आई पक्की वाली, तो देखो पक्की वाली मैं फील देता हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस। अभी अपन ने ना H के 3 वो लिए थे, क्या बोलते हैं, 3 आइगन फंक्शन लिए थे H के, आपने एक बार 2 लेके देखो, ये EGS है, E1 है,
आप एक बार 2 लेके देखो, जस्ट 2, ठीक है। तो यहां पर जो सीन आएगा वो क्या आएगा, जस्ट इतना सा आएगा 2 के केस में। 2 क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा अभी। A1 E1 प्लस A2 स्क्वायर E2, ये चीज ये आएगी बस, है ना। और साई कैसे लिखा जाएगा उस टाइम, A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी इसकी स्टेट है H की उसके ऐसे, ठीक है। अभी और एक ये कंडीशन है, आप वहां से मतलब सेट देख भी सकते हो कि ये वाली चीज़ है बस सारी, बस इसको हटाया, A3 को हटाया, कर सकते हैं ऐसे, ये समझाने के लिए है। A3 पर भी वो चीज़ अलाउड मतलब होगी वैसे, लेकिन यहाँ पे अच्छा समझ आएगा, देखना कैसे। अब मैं A1 A2 की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ जिससे ये 1 हो रहा हो, तो जैसे मैं इसका 1/√2 ले लूँ और इसका 1/√2 ले लूँ, तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि मैं A1 को 1/√2 ले लिया और A2 को भी 1/√2 ले लिया, तो ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। अब मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके बात करूँगा A1 A2 की, ये वैल्यू रख के बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फील आएगी। अब कोई लोग सोच रहे हैं कि यही वैल्यू क्यों, कुछ और ले लो, तो भाई कुछ और भी ले ले, जैसे चाहे तो तू कुछ और ले ले, लाइक इसका ले ले तू 3/4 का रूट का स्क्वायर प्लस इसका ले ले 1/4 का रूट का स्क्वायर, तो यानी कि A1 ले ले, देखो ये भी 3/4 प्लस 1/4 1 ही होगा, तो A1 को ले ले तू रूट 3/4 और A2 को ले ले 1/ ये चीज़, ठीक है। अभी अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ, आप इससे लेके कर, चलो इससे कर लेते हैं, ये वैल्यू अगर लेता हूँ तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी A1 का स्क्वायर यानी कि 3/4 E1 और A2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 E2, सही है। E1 ग्राउंड स्टेट है और E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, बोलो है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ग्राउंड और एक ये बात खास होगी कि E2 बड़ा होगा E1 से, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप एक एग्जांपल भी ले लो कि E2 को है ना आप ले लो 10 और E1 को ले लो 5, ठीक है। अब आपको देखना कि ये चीज़ E1 से बड़ी आ रही है या नहीं आ रही, सही है। तो फिर आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये चीज़ बड़ी है E1 से, देखो। और आप कुछ भी ले सकते हो इस टाइप का कॉम्बिनेशन, ये सब कंडीशंस फॉलो करते हुए 3/4 इंटू 10 सॉरी 5 प्लस 1/4 इंटू 10, ठीक है। देखो 15/4 प्लस 10/4 तो हो गया 25/4 और 4 6 का 24 और 10 बच गया, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, 6.25 आया ये। और E1 कितना है 5 और ये तुम्हारा कितना आया 6.25। तो अभी बताओ E1 इज लेस देन दिस थिंग और नॉट, सही है नहीं है, ये वाली चीज तो प्रूव होगी। इक्वल कब होंगे, इक्वल होंगे अगर आप इनमें से किसी एक को 0 ले लो। अगर जैसे मान लो इक्वल के लिए बता दूं, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, होगी। और उस केस में ये चीज क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा और E1, तो ये चीज उस टाइम 1 होगा, मतलब E1 के बराबर ही होगा। तो ये एक पर्टिकुलर केस है कि जब ये बराबर होगा। तो अभी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज होती है, इन कंडीशन से प्रूव होती है, ठीक है। और अब मैं मूव करता हूं, ये तो था वेरिएशनल प्रिंसिपल और इसका प्रूफ मैंने करा दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारी बातें बता दी इस प्रूफ में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जस्ट कुछ भी मत करो, जस्ट वेरिएशनल प्रिंसिपल याद रखो कि ये चीज है EGS इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, उनके लिए है ये चीज।
अब बात करते हैं वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जो कि वेरिएशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो वो क्या चीज है, चलो अब आते हैं स्टेप पे। स्टेप पे आते हैं। वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है? वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है? वो एक ओवरव्यू था, अभी मेथड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग करते हैं वी बाय दिस मेथड वी एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बाय दिस मेथड वी एस्टिमेट ground state energy for Hamiltonian, for non-Hamiltonians, for systems, वापस लिखना पड़ रहा है, एक बार जल्दी से लिख देते हैं। for systems for which H is known but wave functions are unknown, उनका नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो और अब एस्टिमेट करते हो तो बोलता है कि कितनी होगी, एस्टिमेट करते हो मतलब ईजीएस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस मेथड से। तो अब बता रहे हैं कि ईजीएस कितनी होती है, ये होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच का मिनिमम, वो था वेरिएशनल प्रिंसिपल ये चीज। और अगर मैं इसका मिनिमम ले लूं तो आपका एक एस्टीमेट मिल जाएगा, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक एस्टीमेट मिल जाएगा कि ये इतनी होगी। इसीलिए मैंने वो लाइन बोली थी कि वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन वेरिएशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब देखो ना, ये तो प्रिंसिपल इतनी बात बोल रहा है, अब इसका मिनिमम ले लूं तो एक अराउंड सा साइन आएगा कि नहीं आएगा कि लगभग इसके बराबर होगी ये चीज, सही है नहीं है? तो ये मामला है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, सबसे पहले इसका मिनिमम लेना है, ये तो बात ठीक है। मिनिमम किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एक क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, और एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो अभी बढ़ते आगे। हेयर सॉरी एच, ये चीज क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच पे बात करो, अभी मिनिमम पे बात नहीं कर रहा। ये है आपका साई एच साई। अब साई क्या है, मतलब ये चीज होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन स्टेट साई। साई क्या है, साई को यहां पर बोलते हैं ट्रायल वेव फंक्शन, और नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन। तो एक आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन होता है, उसको ट्राई करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। और अब ट्रायल वेव फंक्शन की खासियत क्या होती है, ट्रायल वेव फंक्शन शुड बी acceptable quantum mechanically, acceptable quantum mechanically, quantum mechanically, ये acceptable होना चाहिए quantum mechanically। quantum mechanically acceptable होने का मतलब क्या है, means it should be means psi and its first order derivative should be finite, continuous and differentiable everywhere। ये है क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल की डेफिनेशन, ठीक है। और एक और चीज भी लिख सकते हैं, साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल, शुड बी
स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए एक कंडीशन होती है, स्क्वायर इंटीग्रेबल एंड शुड वैनिश एंड इट शुड वैनिश मतलब शुड बी जीरो एट या एज एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वेव फंक्शन शुड बी जीरो एज एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, ठीक है, बाउंड होना चाहिए, बाउंड भी लिखना चाहिए था, ठीक है। और खासियत होती है एक चीज, देखो इन ट्रायल वेव फंक्शन देयर इज ए पैरामीटर, मैं अभी बताता हूं सारी चीजें। पैरामीटर देयर इज ए एडजस्टेबल पैरामीटर, समझना बात को, एडजस्टेबल पैरामीटर मैं लिख के समझाता हूं, देखो। और एडजस्टेबल पैरामीटर का मतलब भी बताता हूं क्या मतलब है। तो साई जैसे ऐसे हो, साई ऑफ एक्स a इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये ट्रायल वेव फंक्शन हो, तो यहां पर a तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और जो b है ना आपका ये वाला, ये आपका एडजस्टेबल पैरामीटर। मतलब क्या है इसका, देखो ये जो वेव फंक्शन है आपका साई ऑफ एक्स इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये ट्रायल वेव फंक्शन है, ना कि एग्जैक्ट जो होना चाहिए वेव फंक्शन वो है। तो अब एक कुछ ना कुछ इसमें एक पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू इधर उधर करके हम एक जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसको ऑब्टेन कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आपने ना बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसपे ऐसे वो क्या बोलते थे यार उसको, ऐसे वायर पे वायर बंधा होता था मीटर स्केल पे, ऐसे कुछ नाम था मुझे याद नहीं है, फिजिक्स में था। उस पर तुम ऐसे ऐसे उसको करते थे और वो एक मैच हो जाता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो एक लेंथ थी ना जो जिस पे वो मैच होता था। इसी वे में बी की वैल्यू ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है, एक एडजस्टेबल पैरामीटर है बी, एक कोई बेस्ट वैल्यू होगी इसकी जिसके लिए ये साई ऑफ एक्स नियरली जो ग्राउंड स्टेट है उसके आसपास होगा। सही है नहीं है? कोई एक बेस्ट वैल्यू होगी इसकी जिसके लिए ये ग्राउंड स्टेट को अप्रोच करेगा, एक अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट होगा। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एडजस्टेबल पैरामीटर। शुड बी क्लियर, ठीक है, लिख देते हैं, लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे हर चीज। और अब एवरीथिंग क्लियर भी हो गया आपको, ठीक है। वेरिएशनल मेथड अब आपको समझ में आ गया कि ये चीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज थी उसको सबको एक्सप्लेन कर दिया। और बी को लिखते हैं, द बेस्ट वैल्यू ऑफ बी, द बेस्ट वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर will give an approximate ground state wave function। बेस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट को डिनोट करेगा यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर है। हाँ चले अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया पूरा थ्योरी कि वेरिएशनल मेथड एक्चुअल में है क्या, और बेस्ट टू बेस्ट समझाया मैंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, और फिर हमको काम कैसे करना होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हटाएं सबको। आप एक बार शांति से समझना, सारी चीजें सब समझ आएगा, और नहीं तो मैं एक स्टोरी सुना देता हूं समझाने के लिए। देखो सीन क्या है आपको और अच्छे समझाते हैं यार। लो लेट आप है ना एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वेरिएशनल मेथड को समझना। आप एक साइंटिस्ट हैं, आप पे कोई सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम है उसका आपको है ना हैमिल्टोनियन तो पता है समाओ आप, क्योंकि ये चीज़ इजी है, एक पार्टिकल किस पोटेंशियल में मूव कर रहा है फाइंड आउट करना इजी है।
पोटेंशियल फाइंड आउट करना इजी है तो हैमिल्टोनियन भी इजी है, क्योंकि ये तो T प्लस वी तो होता है, तो लेट आपको हैमिल्टोनियन तो पता है, बट अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको चाहिए। आप साइंटिस्ट हो, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी का आइडिया होना चाहिए कि कितनी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, बट प्रॉब्लम ये है कि श्रोडिंजर इक्वेशन कौन सोल्व करे। श्रोडिंजर इक्वेशन कौन सोल्व करेगा, क्योंकि आपने एक नज़ारा देख लिया होगा, साइंटिस्ट हो तो आप अपनी फिजिक्स पढ़ी है और आपने एक नज़ारा देख लिया होगा कि हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करने में पसीने, तगड़े वाले पसीने आ जाते हैं, सही है या नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम जो भी सिंपलेस्ट एटम है उसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन पानी पिला देती है हमको। तो एक आर्बिट्रेरी सिस्टम के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन किसी का बाप भी सोल्व नहीं कर पाए, सही है ना। तो अब कुछ वे होना चाहिए, कोई एक वे होना चाहिए जिससे मेरे को इसका आइडिया लग जाए और मेरे को इसके पास जाना भी ना पड़े, श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करनी भी ना पड़े, और मेरे को ये एक एग्जैक्ट ना मिले तो कम से कम एस्टिमेशन तो मिल जाए कि यार इतनी की होगी, लगभग इतनी होगी। तो वो बताता आपको वेरिएशनल मेथड, और वो बोलता है कि कोई भी एक स्टेट ले लो और उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लो और उसका मिनिमम कर दो। कोई भी एक आर्बिट्रेरी स्टेट ले लो साई, और इस चीज का मिनिमम कर दो तो आपको ग्राउंड स्टेट का एक एस्टिमेशन मिल जाएगा। अब ये तो यार कितनी अच्छी चीज है, ये निकालने में तो क्या ही जोर आता है, श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करने में तो बहुत जोर आता है। तो ये है पावर ऑफ वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और कहाँ जरूरत थी इसकी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब साई पे भी सुनो एक बार, ये आर्बिट्रेरी है। अब देखो, अगर आपको बहुत ही बढ़िया अप्रोक्सीमेशन चाहिए, एक बहुत ही अच्छे वाला अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो आप कोशिश ये करोगे कि साई को आप जैसा सिस्टम के लिए एग्जैक्ट होना चाहिए थोड़ा वैसा बनाने की कोशिश करोगे। थोड़ा सोचोगे कि यार ऐसा ऐसा करके मैं ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। सिस्टम की प्रॉपर्टी से आप डिसाइड कर सकते हो थोड़ा बहुत कि वो ऐसा तो होना चाहिए। तो आप कुछ उसमें कांस्टेंट भी लोगे, कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है, और थोड़ा एक फंक्शन लोगे कुछ। तो जो कांस्टेंट है वो एक एडजस्टेबल पैरामीटर बोलोगे उसको, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको पता नहीं है, और उसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये जो फॉर्मेट है ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैरामीटर बोलते हैं। आया अभी समझ में सबका। और इसकी कोई बेस्ट वैल्यू होगी जिसके लिए ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। तो ये वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन के बिहाइंड सीन है, पीछे का सीन है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और हमको क्या करना होगा। फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम asked in CSIR and working procedure हमारा काम करने का तरीका क्या होगा वहां पे। देखो, तरीका अपने आप आएगा। हम लेफ्ट में जो वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है उसको लिखते हैं, तो स्टेप्स हमारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ईजीएस ये होता है, सही है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा। तो क्वेश्चन में आपको v ऑफ x गिवन होगा, पोटेंशियल गिवन होगा एंड ए ट्रायल वेव फंक्शन विल ऑल्सो बी गिवन, ए ट्रायल वेव फंक्शन विल बी गिवन। दो चीज दे दिया आपको, v ऑफ x दे दिया और साई ऑफ x भी दे दिया। आप ऐसे लिख लो, कुछ भी दे दो, ठीक है। आपको इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज ही तो निकालनी पड़ेगी, सही है नहीं है। मिनिमाइज तो बाद में करोगे, ठीक है। तो और ये चीज क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h आपका क्या होता है,
टी प्लस वी होता है, ठीक है। तो देखो अगर वी ऑफ एक्स गिवन है तो एच भी गिवन है इनडायरेक्टली, क्योंकि एच क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ एक्स, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैं इसको टी लिख देता हूँ अभी, टी प्लस वी, तो ये भी इनडायरेक्टली गिवन ही है, सही है। तो एच गिवन है, तो अब आपको ये चीज निकालना चाहिए, ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है ही। उससे पहले ट्रायल वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, सही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ये क्वेश्चन हो गया यहां तक, और फाइंड आउट क्या करना है, एस्टिमेट जीएस, एस्टिमेट ईजीएस, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये गिवन है और ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन, बिल्कुल सही बात है ना, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप नॉर्मलाइज करोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको भी समझ आ जाएगा साथ साथ। जैसे मान लो आपको साई ऑफ एक्स ये गिवन था कि इसको एज ए ट्रायल वेव फंक्शन यूज करना है आपको, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पर ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो ए आपको कैसे फाइंड आउट करना है, साई इक्वल टू 1 कर देना है, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देता हूँ, ये आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 1/4, ठीक है। जस्ट मान लो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, तो नॉर्मलाइज कर दिया। स्टेप 2, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। उसके बाद यही करना है, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये है, टारगेट ये है, इसको मिनिमाइज करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। तो पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो फाइंड आउट करें, ठीक है। अब इसको 3 स्टेप में करना है, चूंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्या है, टी प्लस वी है ना। तो आप पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लो, और फिर ये कर लो। तो अल्टीमेटली आपने फाइंड आउट कर लिया इस वे में। स्टेप 3, अब इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू व्हाट भाई, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर बी, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए। अभी राइट नाउ बी एडजस्टेबल पैरामीटर है, तो बी के रेस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करो, सही है। अब मिनिमाइज करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे और उसको करोगे फिर 0 करने से बी की कुछ वैल्यू आएंगी, b1 b2, ठीक है। अब मिनिमाइज करना है, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मिनिमाइज करना है ना पॉजिटिव, किसी एक वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर लेट b इक्वल टू b1 पर आया ये चीज, तो इसका मतलब b इक्वल टू b1 पर ये मिनिमम है, सही है। तो अब b इक्वल टू b1 ये होगा बेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर, बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। एक चीज मैं भूल गया, क्वेश्चन में 2 चीज पूछता है, एक तो एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और एक चीज पूछता है बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। 2 चीज पूछता है, ठीक है। तो बेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर क्या होगी, b1, जहां पर ये चीज जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके बाद EGS क्या हो जाएगा, EGS हो जाएगा इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहां पर, b इक्वल टू b1 पर। यही तो है मिनिमम, यही तो है मिनिमम।
तो ये आपका आंसर होगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रोसेस। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वंस अगेन रिपीट कर दूं, एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड बेस्ट फाइंड बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। क्लियर है? अब चलो मेथड सब क्लियर हो गया, एक हमको क्वेश्चन करके बता दो, फिर मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन ये है, लिखता हूं क्वेश्चन। एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर potential v of x equal to हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल दे दिया, यानी कि हैमिल्टनियन दे दिया। यूजिंग गाउसियन वेव फंक्शन, गाउसियन में डबल एस आता होगा यार, ये देख लेना तुम। गाउसियन वेव फंक्शन एज ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, तो एंड आल्सो फाइंड बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन क्या है, यूजिंग गाउसियन वेव फंक्शन एज ट्रायल वेव फंक्शन। गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन होता क्या है उसको देखो सबसे पहले, ये चीज़। और ये आप एक बार कंसेप्ट है, ये लिख ही लो इसको। गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन क्या होता है? गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन, हालांकि क्वेश्चन में देगा, लेकिन आपको अगर कभी भी बात आती है गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन की, तो आप ऐसे लिखोगे उसको। मैं पहले बात कर रहा हूँ 1D में, यानी कि साई ऑफ एक्स इक्वल टू a इंटू ए की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। यह है आपका गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन। अब सबसे पहले आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, तो a की वैल्यू आगे से याद रख लो, 2b अपॉन पाई का पावर 1/4 होता है। उसके बाद में आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसको भी आप याद रख लो। इसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू h कट स्क्वायर b/2m होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ट्रिक बोल सकते हो इसको, कंसेप्ट की बजाय ट्रिक बोल सकते हो, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन करने में क्या फ़ायदा, आप इन चीज़ों को याद रखो। ठीक है, ये पूरा डेटा 1D गाउसियन फंक्शन के लिए याद होना चाहिए। 3D के लिए गाउसियन फंक्शन, गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन इन 3D, तो साई ऑफ r ऐसे दिया हो आपको, a इंटू ए की पावर माइनस बी आर स्क्वायर। अगर 3D में दिया हो तो a उस टाइम हो जाएगा 2b अपॉन पाई, यहाँ पे 1/4 था ना, तो 3/4 हो जाएगा। अब आपको नॉर्मलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये कांस्टेंट याद होगा तो। दूसरा आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t, यहाँ पर t हो जाएगी इस वैल्यू का थ्राइस 3h कट स्क्वायर b/2m। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको याद रहना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन करूं, तो फर्स्ट स्टेप थी कि गाउसियन ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, एक बार तो पहले तो ये देखो v ऑफ x दिया हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है, गाउसियन बोला है तो आपको पता चल गया ना कि ये होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये निकालना है, और ये चीज़ होती क्या है, t प्लस वी। तो सबसे पहले तो t का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, t का एक्सपेक्टेशन उससे पहले नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइज तो आपने कर लिया, लो 2b अपॉन पाई का पावर 1/4, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे,
वो भी निकाल लिया, एच स्क्वायर स्क्वायर बी बाई 2m। अब बचा जो ये चीज़, तो अब इसके लिए आप कर लो, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, ये ट्रिक है, इस वजह से मैं उस क्वेश्चन को यहाँ तक डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो 2 पेज में कैलकुलेशन जाएगी इतनी, ठीक है। 1D 3D दोनों के लिए। अब v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, तो v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि साई v साई, यही तो है। v को इंट्रोड्यूस कराओ, तो इंटीग्रेशन साई, साई है आपका ये a इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो एक बार तो इसका a और एक बार इसका a, तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक बार इसका और एक बार इसका, तो e की पावर माइनस 2bx स्क्वायर, और फिर बाद में ये पोटेंशियल, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और अभी आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो देखो एक बात, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अब a की वैल्यू आप रख सकते हो, तो 2b अपॉन पाई का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में देखो आप चीज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक इवन फंक्शन हो गया, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और इवन फंक्शन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस 2bx स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। जब भी 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो, तो एक फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए, क्या, 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x का पावर m e का पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx के फॉर्मूले के बारे में। तो ये क्या होता है, 1/n गामा m प्लस 1/n, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए ये, ठीक है। ये चीज़ होगा, अब उसको लगा दो ऊपर, हाफ, ये हाफ से 2 काट लूँ मैं, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर 2b अपॉन पाई का पावर 1/2, और यहाँ से आएगा 1/n, n की m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, देख सकते हो आप यहाँ से, और अल्फा की वैल्यू ये है, तो 1/2 और गामा 2 + 1/2, तो 3/2, और अल्फा यानी कि 2b का पावर 3/2, ये आपका हो गया। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, इस 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, अच्छा, और पाई, अच्छा एक बार को 2b अपॉन पाई का पावर हाफ, 2 को इधर ले लिया ना, 2b का पावर 3/2। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, 2b की पावर हाफ लिख लेता हूँ ऊपर, और इसको रूट पाई लिख लेता हूँ, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। गामा 3/2 कितना होता है, गामा 3/2 होता है हाफ गामा हाफ, ठीक है। गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई, सही है। तो ऊपर स्टफ हो जाएगा हाफ रूट पाई, अब रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, और ये 1/2 नीचे आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई 4, और 2b, ऊपर 2b की पावर हाफ है, नीचे 2b की पावर 3/2 है, तो नीचे बचेगा सिर्फ 2b, तो ये बचा m ओमेगा स्क्वायर ओवर 8b, ये बचा v का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 8b, सही है। और अब अपन लिखते हैं ये वाली चीज़, और फिर उसको मिनिमाइज करते हैं, हटाएं ऊपर की चीज़ें, आप देख लेना अच्छे से।
तो अब ये चीज़, ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये रही एच कट स्क्वायर बी बाई 2m प्लस पोटेंशियल m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b। सही है, 1 मिनट रुको यार, हाँ चल रहा है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो b के रेस्पेक्ट में, करो देखो इसको, थोड़ी शक्ल बुरी हो गई, db फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, b के रेस्पेक्ट में करना ना, और यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर बाई 8 कॉन्स्टेंट है, b की पावर -1 का क्या हो जाता है, देखो x की पावर n का क्या होता है, n x का पावर n -1 डेरिवेटिव, तो b की पावर -1 यानी कि -1 और b का पावर -1 यानी कि -2। वैसे 1/b का क्या होता है, -1/b स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख लो, चलो -1/b स्क्वायर, ठीक है। इसको करना है 0, कर दो 0, तो हुआ एच कट स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ओवर 8b स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2 से 2 काट लो यार, 4 हो गया ना, 4 एच कट स्क्वायर, इसको लिया मैं इधर, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखना एक बार, एच कट स्क्वायर नीचे आ गया, 4 बच गया, m ऊपर चला गया, b स्क्वायर, सही है। और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, इसका रूट लोगे तो m ओमेगा ओवर 2 एच कट, सही है। अब यहाँ पर b की 2 वैल्यू है, b1 इक्वल टू प्लस वाला और b2 इक्वल टू m ओमेगा माइनस वाला। अब आपको देखना है किस पर ये मिनिमम है, तो फिर कैसे करें, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे भाई, कर दो, इसका यही था ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका कांस्टेंट है 0 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 8, b की पावर -2 का -2, b का पावर -3, सही है। तो ये हो जाएगा आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस, 2 से कट जाएगा 4, तो m ओमेगा स्क्वायर और 4b क्यूब, ठीक है, ये चीज़ होगी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको देखना है b1 और b2 पर, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू b1 पर, b इक्वल टू b1 पर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जस्ट साइन देखना है। तो b की जगह आप ये डालोगे, ठीक है, तो ये क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, क्योंकि b1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आना है पॉजिटिव। और एक बार अपनी मन की शांति के लिए ये भी चीज़ चेक कर लो कि b2 पर क्या आ रहा है। b2 पे देखो, b का क्यूब होगा, इस चीज़ का क्यूब होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव है। अब इसका मतलब b इक्वल टू b1 पर मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो एट b इक्वल टू b1 दिस थिंग इज मिनिमम। क्लियर है। तो बेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर क्या हुआ, बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर, एडजस्टेबल पैरामीटर क्या हुआ, b इक्वल टू b1, b1 इक्वल टू कितना है, m ओमेगा बाई 2h कट, m ओमेगा बाई 2h कट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा ईजीएस हो जाएगा अप्रोक्सीमेट h का मिनिमम, h का मिनिमम यानी कि h की वैल्यू कहाँ पर, b1 पर, b इक्वल टू b1 पर। अब h का है ये रहा, इसमें b इक्वल टू b1 डाल दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। कर दो फाइंड आउट,
झटपट। अभी आप देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, तो ये तो भाई वेरिएशनल में जाता है, परटर्बेशन वेरिएशनल इनमें कैलकुलेशन लेंदी होता ही है। और ये तो ट्रिक लगा रहे हैं तब हो रहा है ये मामला, वैसे तो पसीने आएंगे तुम्हारे बिना ट्रिक तो अभी देखते हैं एक बार। इसका मिनिमम हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m, बी की वैल्यू b1 रख दो, b1 था ये रहा, m ओमेगा बाई 2h कट प्लस m ओमेगा स्क्वायर ओवर 8 b यानी कि m ओमेगा बाई 2h कट। सही है, काटा पीटी करके देखो क्या आ रहा है, m से m कट जाएगा और h कट से h कट भी कट जाएगा, तो h कट बाई 4 और ओमेगा, h कट बाई 4 ओमेगा। सही है, प्लस m से m कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ऊपर तो ओमेगा बचा और ये भी बचा 1/4 और h कट, और ये कितना हुआ 1/2 h कट ओमेगा। और ये चीज़ क्या है, EGSC तो है, अप्रोक्सीमेट, ये हाफ h कट ओमेगा। अब एक खास बात सुनो, हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है भाई, यही तो होती है, क्योंकि En क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, और n कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए 0 से 0 होता है, तो EGS कितना होता है, 0 रखोगे तो हाफ h कट ओमेगा। और आपका जो अप्रोक्सीमेशन मेथड था उससे भी आंसर क्या आ रहा है, हाफ h कट ओमेगा। एंड गाइस दिस इज द पावर ऑफ वेरिएशनल मेथड, दिस इज द पावर ऑफ वेरिएशनल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये पावर है, ये सोच आदमी के, इंसान की सोच की पावर है, कितना पेनिट्रेटिंग सोच सकता है बंदा कि एग्जैक्ट आंसर आ गया यार, सोच के तो देखो, नो एक्यूरेसी, 0% एरर। तो समटाइम्स इट मे हैपन, जो था ना इक्वल का साइन था ना वहां पे कि EGS वो इक्वल का साइन था ना, ये चीज रीजन सुनना, कंडीशन यहां पर क्यों हो गई, देखो साई ऑफ एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, सम कांस्टेंट, देखो मैं दिखा दूं, 1/√2 की पावर n फैक्टोरियल पाई x0 e का पावर माइनस x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर hn x ओवर x0। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन होते हैं। n = 0 के लिए ये यही तो होगा, ग्राउंड स्टेट यही तो होगी, सम कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस सम अदर कांस्टेंट, ये तो होगा x स्क्वायर e माइनस bx स्क्वायर जैसा ही तो है, क्योंकि ये तो 1 होता है, ये hn x है ना। तो और आपका ट्रायल वेव फंक्शन भी क्या था, ऐसा कुछ ही तो फॉर्मेट का था, इसी वजह से तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो थ्योरी है वो ओवर है, क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी भी एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अभी भी अराउंड 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्लीज़ आपको एक रियल, एक जेन्युइन स्टफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो और वो बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। और बाकी सब लोग, परटर्बेशन थ्योरी कल ही ख़त्म हुआ, आज नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ में नए स्टाइल में, कमेंट करके बता दो जो भी आपको जैसा भी फील होता है। टॉपिक के बारे में भी बताओ कि कैसा फील हुआ, आपको समझ आया नहीं आया, जो भी है, मतलब सारा सब कुछ। चलो कमेंट किया करो ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आपको नहीं पता इस शूटिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने जितने भी क्लासमेट है। ऐसे काम नहीं चलेगा, अकेले अकेले विद्वान हो रहे हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं।